तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजक यौगिक। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने IUPAC नामकरण देखा था संकुल लवणों का, और उसी टॉपिक को हम आज के वीडियो में आगे बढ़ाते हैं और कुछ और IUPAC नाम लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और देखता हूँ, ठीक है। आप कोशिश करा। मैंने लिखा COEN का होल ट्वाइस Cl2Br, इसका IUPAC नाम लिखें, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ, देखो इधर सामने प्रैक्टिस लास्ट क्लास में जो सीखा है, देखो इसका IUPAC नाम लिखते हैं। आपको पहले ही पता है IUPAC नाम लिखते समय पहले धनायन का नाम फिर ऋणायन का नाम। संकुल लवणों में आगे धनायन लिखा होता है, पीछे ऋणायन। तो आपको पहले धनायन का नाम लिखना है फिर ऋणायन का नाम लिखना है। जो दो धनायन है दोस्तों, ये वर्गाकार कोष्टक वाला है, और वर्गाकार कोष्टक वाले भाग का जब आप नाम लिखते हो तो पहले लिगेंडों के नाम लिखते हैं, सही है। लिगेंडों के नाम किसके आधार पर लिख रहे हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। क्लोरो की मीनिंग C से, और एथेन 1,2-डाईएमीन की मीनिंग E से। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखें तो E पहले आता है या C आता है। तो हम लिखेंगे डाई क्लोरो। डाई क्यों लिखा आपको समझ में आ गया होगा। लिगेंडों के नाम से पूर्व उनकी संख्या दर्शाने के लिए डाई ट्राई जैसे शब्द काम में लेते हैं, और EN के लिए हम विस्तृत शब्द जैसे शब्द काम में लेते हैं। तो आएगा डाई क्लोरो बिस एथेन 1,2-डाईएमीन। यहाँ तक तो लिगेंड हो चुके हैं। लिगेंडों का नाम लिखने के बाद हम केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं, पर उससे पहले रुक जाइए। संकुल यौगिक को देखिए। संकुल यौगिक धनावेशित है, ऋणावेशित है या उदासीन है। वर्गाकार कोष्टक वाला भाग धनायन है तो संकुल यौगिक धनावेशित है। नियम पढ़ा था हमने, यदि संकुल यौगिक धनावेशित या उदासीन हो तो केंद्रीय धातु का हम साधारण नाम लिखेंगे। तो CO के केंद्रीय धातु है तो साधारण नाम क्या आएगा? कोबाल्ट। हाँ, अगर संकुल यौगिक ऋणावेशित होता तो कोबाल्टेट आता। उसके बाद छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक, और अंत में ये धनायन का नाम हो जाएगा, फिर ऋणायन का। ऋणायन आयनिक मंडल का एक आयन है। आयनिक मंडल के आयन का साधारण नाम लिखते हैं। ये आयन है Br-, तो साधारण नाम आएगा ब्रोमाइड। आयनिक मंडल में आयन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। छोटे कोष्टक में हम ऑक्सीकरण अंक निकाल लेते हैं कोबाल्ट का। निकालो X प्लस एथेन 1,2-डाईएमीन उदासीन लिगेंड है तो 2 का आवेश 0 हो जाएगा। क्लोरिडो ऋणावेशित लिगेंड है, 2 का आवेश -2, और ब्रोमीन का भी -2, ब्रोमाइड का भी -1 बराबर 0। तो X बराबर आ जाएगा +3। ये यहाँ रख देंगे हम। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल, देखो इधर सामने मैंने लिखा NiCN का होल 4 और आवेश -2। मैंने कहा कि इसका IUPAC नाम लिखिए। ये कोई संकुल लवण नहीं है, ये है संकुल आयन। वर्गाकार कोष्टक वाला आयन है। ये आयन वे होते हैं जिन पर आवेश होता है। ये संकुल लवण है उदासीन। ये है संकुल आयन। अब इसका भी आपको IUPAC नाम लिखना है। पेपर में आ गया मान लो, कैसे लिखोगे ये तो कन्फर्म है, ये एक आयन है तो नाम लिखते हैं हम इसका। वही नियम, सब कुछ वही तरीका। वर्गाकार कोष्टक वाला भाग है इसमें तो इसी का नाम लिखना है हमें। और वर्गाकार कोष्टक वाला भाग है, इसमें कोई आयनिक मंडल तो है ही नहीं। वर्गाकार कोष्टक वाले भाग का नाम लिखोगे तो पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंडों का। तो 4 लिगेंड हैं तो क्या लिखोगे? वही नियम, टेट्रासाइनो। लिगेंड हो गए फ्री, और लिगेंडों के नाम से पूर्व आपने संख्या लिख दी है। डाई ट्राई जैसे शब्द काम में ले लिए हैं। लिगेंड के बाद हम लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम। यहाँ पर वर्गाकार कोष्टक वाला भाग ऋणायन है तो यहाँ इसको ऋणावेशित संकुल यौगिक मानते हुए नियम लगाने हैं। तो केंद्रीय धातु का नाम आएगा निकलेट। क्यों?
क्योंकि इसको हमने वर्गाकार कोष्ठक वाला भाग ऋणायन है तो इसको एक ऋणावेशी संकुल यौगिक माना है, और ऋणावेशी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु का ईंट वाला नाम लिखते हैं। उसके बाद छोटा कोष्ठक रोमन संख्या, इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल के लिखेंगे। Na का ऑक्सीकरण अंक माना x, एक Cn का -1, चारों का -4 बराबर कितना आएगा -2, बराबर -2 आएगा यहाँ पर। भाई यहाँ तो आवेश 0 है, यहाँ आवेश -2 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2 + 4 बराबर +2, ये लिख दिया सेकंड। लास्ट में एक शब्द और लिख देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, आयन, क्योंकि ये एक आयन है। अगर कोई आयन आ जाए तो लास्ट में आयन आपको लिखना है, मतलब ये है टेट्रासाइनोनिकलेट सेकंड आयन, ठीक है। तो लास्ट में आयन को लिखना भी मत भूलना। एक और देता हूँ एग्जाम्पल, मैंने आपको दिया COF6, समझ जाओगे आप, -4। इसका नाम तो आप खुद लिख के बता दोगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना क्या नाम लिखोगे इसका, ठीक है। ये कोबाल्ट है, ये फ्लोरो है, कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिख करके मुझे बताएं, ठीक है। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। एक इसको भी लिख ही लेता हूँ मैं, जैसे मैंने मान लो ये दे दिया आपको CrNH3 का होल 6 और COCN का होल 6, ये एक संकुल यौगिक है। ये ऐसा संकुल यौगिक है जिसमें 2 वर्गाकार कोष्ठक हैं। अच्छा, आगे वाला वर्गाकार कोष्ठक धनायन होगा और पीछे वाला ऋणायन होगा। अब इसका नाम लिखना है तो वही पैटर्न अपना, तो पहले धनायन का नाम लिखना है। धनायन है वर्गाकार कोष्ठक वाला, तो कैसे लिखेंगे नाम, वही तरीका, हेक्साएमीन। पहले लिगेंड लिखेंगे ना, हेक्साएमीन। अच्छा, धनायन में अब कोई लिगेंड तो नहीं है, फिर हम लिखेंगे केंद्रीय धातु का नाम। अच्छा, ये वर्गाकार कोष्ठक वाला भाग धनायन है तो केंद्रीय धातु का साधारण नाम लिखोगे क्रोमियम। फिर छोटे कोष्ठक में रोमन संख्या में केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण अंक। क्लियर। अब इस तरह से इसी का नाम लिखोगे, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, हेक्सासाइनो, सही है। कोबाल्टेट आएगा। अब कोबाल्टेट क्यों आया, क्योंकि ये ऋणायन है, ऋणायन, आगे धनायन होता है ऋणायन, और जब ये ऋणायन है वर्गाकार कोष्ठक वाला भाग तो 8 वाला नाम आएगा कोबाल्टेट, ठीक है। और फिर वही छोटा कोष्ठक रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक आपको पता ही है, ऐसे संकुल लवण जिनमें 2 वर्गाकार कोष्ठक होते हैं उनमें आपको दोस्तों पता ही है जो केंद्रीय धातु हैं वो 2 होती हैं और दोनों का ऑक्सीकरण अंक सेम आता है। तो निकाल लो, X प्लस NH3 का ऑक्सीकरण अंक 0 प्लस फिर इसका भी X एक जैसा होगा, Cn का माइनस है, सॉल्व कर लो, बराबर 0, 2x बराबर प्लस है, x बराबर +3 आएगा और दोनों का 3 होगा, तो ये हम कोष्ठक में लिख देंगे। ये लो, इसका IUPAC नाम हो गया। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको और दिए और इनसे मैंने IUPAC नाम आपको लिखने सिखाए। अब दोस्तों एक चीज़ और हो सकती है हमारे साथ, कैसा, हमसे उल्टा पूछे, हमसे IUPAC नाम दे करके हमसे कहे, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं बना, पेपर में मोस्टली तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं संकुल लवण दे करके उनका IUPAC नाम लिखवाता है, पर उल्टे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं। IUPAC नाम दे करके हमसे संकुल लवण का संरचना सूत्र लिखवा ले। ये है संरचना सूत्र, ढंग से सुन लो, वर्गाकार कोष्ठक वाले ये क्या है, संरचना सूत्र हैं। ये तो आपको फिक्स है कि ये फॉर्मूले हैं, पर ये कौन से फॉर्मूले हैं, संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो उल्टा मतलब आपको संकुल लवण का IUPAC नाम दे दे और कहे कि संकुल लवण का संरचना सूत्र लिखिए, उल्टे भी तो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम इसको भी सीख ही लेते हैं कि ऐसा कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको नोट करना होगा वो पोज कर लेना वीडियो को अपने आप, है ना, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं संकुल लवण के IUPAC नाम से क्या लिखना, संरचना सूत्र लिखना। उल्टा टॉपिक है ये,
पहले हमने संरचना सूत्र से आईयूपीएसी नाम लिखे थे, अब आईयूपीएसी नाम से संरचना सूत्र लिखेंगे। तो हमारा टॉपिक हो गया संकुल लवण के आईयूपीएसी नाम से संरचना सूत्र लिखना। कैसे लिखोगे समझो इसको। इसमें आपको 4 स्टेप काम में लेने हैं। पहला स्टेप या ऐसे कह लूँ नियम नंबर 1। पहले नियम समझो, किसके नियम है ये? संकुल लवण के आईयूपीएसी नाम से संरचना सूत्र लिखने के नियम। पहला नंबर 1 कि सर्वप्रथम आपको क्या करना है? सर्वप्रथम अवयवों के प्रतीक कौमा वर्गाकार कोष्ठक व लिगेंडों की संख्या लिखनी है। पहला काम तो ये करना है आपको। बात को समझना, मैं समझाऊंगा इसको कि सबसे तो पहले तो आपको जो अवयव हैं संकुल लवण में उनके सबके सिंबल प्रतीक वर्गाकार कोष्ठक व लिगेंडों की संख्या लिखनी है। ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? ढंग से सुनना, ढंग से समझना। बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है। समझ लोगे तो बहुत ईजी है। दूसरे स्टेप में क्या करना है? उल्टा, हाँ, सभी अवयवों, जितने भी अवयव हैं का आवेश लिखना है। ठीक है, ये सेकंड काम हो गया। जितने भी अवयव हैं सबके आवेश लिखने हैं। फिर थर्ड स्टेप में क्या करोगे? वर्गाकार कोष्ठक जो होगा में उपस्थित अवयवों का आवेश जोड़कर, समझ गए? वर्गाकार कोष्ठक में अंदर जो अवयव होंगे उनका आवेश जोड़कर वर्गाकार कोष्ठक के ऊपर दाईं ओर लिखना है। सुन लो दोबारा क्या करना है। वर्गाकार कोष्ठक में जो भी अवयव हैं उन सबका आवेश जोड़ करके वर्गाकार कोष्ठक के ऊपर दाईं ओर लिखना है। मैं समझाऊंगा, एक बार नियमों को देख लो अभी। और लास्ट नियम नंबर 4, उपयुक्त अंक का गुणाकर उदासीन संकुल लवण प्राप्त करते हैं। लास्ट में उपयुक्त अंक का गुणाकर उदासीन संकुल लवण प्राप्त करते हैं। तो ये 4 नियम हैं। सर्वप्रथम अवयवों के प्रतीक लिखने हैं, वर्गाकार कोष्ठक बनाना है और लिगेंडों की संख्या दर्शानी है। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करना है? सभी अवयवों के ऊपर उनका ऑक्सीकरण अंक लिख देना है, आवेश लिख देना है। एक ही बात है, ऑक्सीकरण अंक के आवेश। थर्ड स्टेप में क्या करना है? वर्गाकार कोष्ठक में जितने भी अवयव हैं उन सबके ऑक्सीकरण अंकों को जोड़ करके वर्गाकार कोष्ठक के ऊपर लिख देना है दाईं ओर। और लास्ट में उपयुक्त अंक का गुणाकर उदासीन संकुल लवण प्राप्त करते हैं। तो ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। कैसे करने हैं मैं एक एग्जाम्पल से ही बताता हूँ। जैसे मैंने आपको दिया पोटेशियम, ढंग से देख लेना। ये मैं नाम दे रहा हूँ, है ना, संकुल लवण का नाम। आपको संरचना सूत्र लिखना है। पोटेशियम हेक्सा, एग्जाम्पल है ना, साइनोफेरेट सेकंड, ये आ गया मान लो पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड। और कहे इसका संरचना सूत्र लिखिए। तो क्या करना है? पहले आप पहचान लो, यहाँ पर स्पेस है
तो स्पेस से पहले वाला ये धनायन है, ये ऋणायन है। क्लियर? सबके हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करने हैं, सब अवयवों के प्रतीक लिखने हैं। पोटेशियम का प्रतीक K, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता चल गया होगा, ये वर्गाकार कोष्ठक वाला भाग है, तो वर्गाकार कोष्ठक भी फर्स्ट स्टेप में। भाई ये एक संग ये बड़ा लिख रहा है, हेक्सा वेक्सा लिख रहे हैं, ये तो वर्गाकार कोष्ठक वाला, ये तुम्हें समझ गए होंगे। ये जो आती है रोमन संख्या, ये वर्गाकार कोष्ठक वाले भाग के नाम में आती है, तो हमें वर्गाकार कोष्ठक बना दिया। वर्गाकार कोष्ठक में अंदर घुसते ही सबसे पहले ये नाम जो लिख रहा है, देखो ये रोमन संख्या लिख रही है और इससे पहले ये फेरेट है, तो यहाँ पर केंद्रीय धातु फेरेट आएगी, आयरन। आपको पता ही है कि केंद्रीय धातु का नाम हम लास्ट में लिखते हैं, और केंद्रीय धातु से पहले ये सब क्या लिख रहे हैं, लिगेंड। पढ़ो इसको, हेक्सासाइनो, तो CN है, लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। तो देखो हमने सभी अवयवों के प्रतीक लिख दिए, पोटेशियम, आयरन और साइनो, और हमने लिगेंडों की संख्या भी लिख दी है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये काम कर लेना है, सही है। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सही है। अब सेकंड स्टेप पर आओ, जितने भी अवयव हैं उन पर आवेश लिखना है। K का आवेश आपको पता होगा, प्रथम वर्ग का तत्व है, तो इसका ऑक्सीकरणांक आवेश होता है +1। आयरन का ऑक्सीकरणांक ये लिख रहा +2। धातुओं का ऑक्सीकरणांक हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और ये आयरन का ऑक्सीकरणांक की तो है कोष्ठक में रोमन संख्या में, लिख दिया CN। ऊपर लिख दो, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, +2। CN का ऑक्सीकरणांक -1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए, पहले बताया है। तो 6 का -6 हो जाएगा। तो सभी अवयवों का हमने आवेश भी लिख दिया, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना है, वर्गाकार कोष्ठक में उपस्थित अवयवों का आवेश जोड़कर वर्गाकार कोष्ठक के ऊपर दाईं ओर लिख देना है। आवेश जोड़ो, वर्गाकार कोष्ठक में जो अवयव है उनका आवेश आएगा -6 + 2, टोटल आएगा -4। तो क्या करोगे, K+ वर्गाकार कोष्ठक में जितने भी अवयव हैं इनका आवेश जोड़ करके वर्गाकार कोष्ठक पर ऊपर दाईं ओर लिख देना है। लिख दिया मैंने, अरे -6 + 2 + 4 आ गया, क्लियर। और अंत में उपयुक्त अंक का गुणा करना है। अरे ये सॉरी -4 आएगा, -6 + 2 -4। अंत में उपयुक्त अंक का गुणा करना है। ये क्या लफड़ा है, उपयुक्त अंक का गुणा कैसे करोगे आप? तो एक काम करना है, इधर -4 है, इधर +1 है, +1 ही तो है ये, तो इधर के अंक को 4 को तो यहाँ लिख देना और यहाँ के अंक को यहाँ लिख देना। फोर्थ स्टेप में समझ लो मेरी बात, वज्र गुणा करना है, मतलब आपको तो 4 यहाँ, 1 यहाँ, 1 को लिखो चाहे मत लिखो। तो क्या बन जाएगा, K4, 4 इधर आ गया, और ये बन जाएगा FeCN का होल 6। यहाँ 1 आएगा, लिखना जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर ये दोनों अंक बराबर होते, जैसे यहाँ भी होता, मान लो +4 और यहाँ भी -4, तो आपको कुछ नहीं करना है, उनको मिटा करके छोड़ देना है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर दोनों तरफ अंक एक जैसा आ जाए, जैसे यहाँ भी +4 और यहाँ भी -4, मतलब दोनों तरफ अंक 4-4 हैं, तो उनको मिटा दो और आपको मिल जाएगा संकुल लवण का संरचना सूत्र। दोनों अलग अलग हैं तो इस तरह से वज्र गुणा कर देना। जैसे यहाँ किया 4 यहाँ, 1 यहाँ। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 4 आता, यहाँ 3 आ जाता। अगर दोनों तो यहाँ +2 होता या -2 होता तो मिटा के छोड़ देते, बन जाता। मेरे शब्दों को सुन रहे हो ना ढंग से? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, चलो पहले इन्हें से नोट करो, समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा कठिन काम नहीं है। 1-2 एग्जाम्पल और बताता हूँ जिससे और ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। नोट करो इसे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दिया, चलो मैंने आपको, देखो एक बार और समझ लो।
जैसे मान लो मैंने आपको ये दे दिया टेट्राएमीन कॉपर सेकंड, और फिर यहाँ गैप है और फिर लिख रहा है सल्फेट। तो अपने आप समझ जाओ, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। अब धनायन तो वर्गाकार कोष्ठक वाला है, पीछे सल्फेट है, येलो SO4, सही है। अच्छा, ये केंद्रीय धातु होगी कॉपर, और टेट्राएमीन 4 एमीन NH3 का होल 4। इस तरह से कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में सभी अवयवों के ऊपर आवेश लिखना है। Cu का आवेश +2, NH3 का आवेश 0, तो चारों का भी 0, और SO4 का आवेश होता है -2। वर्गाकार कोष्ठक में जितने भी अवयव हैं इनके आवेश को जोड़ करके थर्ड स्टेप +2 और 0 वर्गाकार कोष्ठक के ऊपर दाईं ओर लिख देना है। लिख दिया, कितना आ जाएगा +2। अब दोनों का आवेश एक जैसा है, एक जैसा आवेश है, मतलब 2 और 2 है तो छोड़ दो मिटा करके। ये बन गया हमारा संकुल लवण का संरचना सूत्र। समझ में आया होगा। अगर दोनों का आवेश एक जैसा आ जाए, जैसे +2 और -2, +3 और -3 मिटा के छोड़ दो, ये आपको तैयार मिलेगा क्या, संकुल लवण का संरचना सूत्र। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और कर सकते हो। आपके पास कई सारे एग्जाम्पल, अरे कई सारे IUPAC नाम लिखे हुए हैं, उनसे उल्टा आप ये बना सकते हैं संरचना सूत्र। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे संकुल लवणों में समावयवता। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे संकुल लवणों में, या कह दें संकुल यौगिकों में, एक ही बात है, समावयवता। पेपर में इसमें से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। देखो अब तक के जो पढ़े हैं उसमें से तो क्वेश्चन IUPAC नामकरण का आता है, पेपर में 100% आता है कन्फर्म। संकुल लवण दे करके सामान्यतः उसका क्या लिखवाता है IUPAC नाम। 4 नंबर का चैप्टर है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है संकुल लवणों में समावयवता। ठीक है, तो आपको संकुल लवणों में से समावयवता पढ़नी है। देखो इधर, पहली बात, समावयवता क्या होती है? बेसंकुल यौगिक। इससे पहले एक बात सुनो मेरी। मैंने आपको लिखा K4FeCN6, ये संकुल लवण का क्या है, संरचना सूत्र। अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे हम, ये संरचना सूत्र है। और मैं इसको ऐसे लिखूं K4FeC6N6, 4 K 1 Fe 6 C और NC। ये क्या है, अणुसूत्र। इसमें हमको कोई पता नहीं चल रहा क्या लिगेंड है, केंद्र धातु क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा। संरचना सूत्र वह होता है जिसमें अधिक जानकारी होती है। किसी यौगिक का संरचना सूत्र वह होता है जिसमें ज़्यादा जानकारी, इसमें ज़्यादा जानकारी है। इसमें हमको पता है कि केंद्रीय धातु आयरन है, CN लिगेंड हैं, ये इसके साथ उपसेचक बंध बनाए जुड़े हुए हैं, ये आयनिक मंडल का आयन है। इसमें कुछ पता नहीं है हमें। तो ये संकुल लवण का अणुसूत्र है, ये संकुल लवण का संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र अणुसूत्र की तुलना में ज़्यादा जानकारी रखने वाला सूत्र होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा नॉलेज होती है, उस यौगिक की ज़्यादा जानकारी इसमें होती है संरचना सूत्र में। ठीक है, समावयवता क्या होती है? 2 या 2 से अधिक संकुल यौगिक आपको दे रखे हों, दोनों का अणुसूत्र समान हो, दोनों का क्या समान हो, अणुसूत्र। जैसे मैं आपको 2 संकुल यौगिक दे देता, एक ये दे देता और एक ये दे देता। अब आप देखो, ये 2 अलग अलग संकुल यौगिक हैं, दोनों के अणुसूत्र समान हैं। अणुसूत्र तो इसका भी होगा, नहीं होगा क्या? इसमें भी कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 6 है, दोनों के अणुसूत्र तो एक ही आएंगे। तो वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु गुणों में क्या दर्शाते हो, भिन्नता, दोनों के गुणों में अंतर होगा, क्योंकि दोनों में लिगेंड ही अलग अलग हैं। इसमें साइनो है लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कार्बन है, और इसमें लिगेंड आइसोसाइनो है जिसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन है। तो हम कहेंगे कि समावयवता का मतलब क्या है? वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, जैसे ये दोनों, इनका अणुसूत्र समान है
परंतु गुणों में भिन्नता दर्शाते हों, समावयव कहलाते हैं। ये दोनों समावयव हैं और यह गुण, इन यौगिकों का यह गुण क्या कहलाता है? समावयवता। मेरी बात दोबारा सुनो। वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो और गुणों में क्या दर्शाते हो? भिन्नता। गुण तो इनके डिफरेंट होंगे क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, गुणों में भिन्नता दर्शाते हो, ऐसे संकुल यौगिक समावयव कहलाएंगे। ये दोनों समावयव हैं और इनका यह गुण, कौन सा गुण? अणुसूत्र समान रखने के बावजूद गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करना, और यही गुण क्या कहलाएगा? समावयवता। तो मेरी बात को तसल्ली से सुनो और तसल्ली से समझो। तो हम लिख सकते हैं वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु गुणों में भिन्नता दर्शाते हों, गुणों में भिन्नता दर्शाते हों, समावयव कहलाते हैं। समावयव कहलाते हैं तथा यह गुण क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है। सिंपली समझ लो, जैसे आपको दो संकुल यौगिक दे रखे हैं, दोनों के अणुसूत्र समान हैं पर दोनों के गुण डिफरेंट हैं, तो वे दोनों संकुल यौगिक क्या हैं? समावयव हैं और उनका यह गुण क्या कहलाता है? समावयवता कहलाता है। अब बात को आगे सुनो। संकुल यौगिक जो हैं ये दो प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं, एक तो दर्शाते हैं संरचनात्मक और एक त्रिविम। तो आपको इनकी दोनों तरह की समावयवता पढ़नी है, ठीक है? तो हम आगे लिखेंगे संकुल यौगिक दो प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं, मतलब संकुल यौगिकों में दो प्रकार की समावयवता मिलती है। कौन कौन सी? एक तो संरचनात्मक समावयवता और दूसरी कौन सी? त्रिविम समावयवता। तो आपको संकुल यौगिकों में दो प्रकार की समावयवता पढ़नी है, एक तो संरचनात्मक और एक कौन सी? त्रिविम। तो सबसे पहले हम संरचनात्मक समावयवता पढ़ेंगे, फिर हम त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों हम कौन सी? नंबर एक, संरचनात्मक समावयवता। ठीक है, देखो आपको संकुल यौगिक दे रखे हों, मान लो आपको दो संकुल यौगिक दे रखे हों और दोनों का अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र क्या हो? अलग अलग। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिए थे, दो संकुल यौगिक दिए थे जिनके अणुसूत्र तो समान थे और संरचना सूत्र क्या है? अलग अलग थे। जैसे अभी भूल गए क्या? मैंने ये लिखा था K4FeCN6 और एक लिखा था मैंने K4FeN6 दोनों के अणुसूत्र तो समान हैं, दोनों के अणुसूत्र तो यही हैं, पर दोनों के संरचना सूत्र अलग अलग हैं। मतलब दोनों की संरचना में डिफरेंस है, इसमें बंद कार्बन बना रहा है, इसमें नाइट्रोजन बंद बना रहा है केंद्रीय धातु के साथ। तो वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न, ऐसे कहलाएंगे संरचनात्मक समावयव। ये दोनों संरचनात्मक समावयव हैं। तो हम कह सकते हैं वे संकुल यौगिक, कंफ्यूज मत होना, तसल्ली से समझो, वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो
जिनके अणुसूत्र समान हों परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हों। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हों, कौमा संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं तथा यह गुण संरचनात्मक समावयवता कहलाता है। क्या कहलाता है? संरचनात्मक समावयवता कहलाता है। अब मेरी बात आगे सुनो। जो संकुल यौगिक हैं दोस्तों, इनमें 5 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता मिलती है। क्या कहा मैंने? संकुल यौगिक या संकुल लवण 5 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। तो हमें इनमें 5 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता पढ़नी है। ठीक है, तो काम की चीज तो अब स्टार्ट होगी। संरचनात्मक समावयवता संकुल यौगिकों में मिलती है 5 तरह की, जो हमें पढ़नी है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके दोस्तों फटाफट पहले इसे नोट करो, फिर आगे हम पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया। अब हम आगे देखते हैं। मैंने कहा संकुल यौगिक 5 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता दर्शाते हैं, तो हम पढ़ेंगे अब संरचनात्मक समावयवता 5 प्रकार की है जो इन्हें समझना। ठीक है, सबसे पहली पढ़ेंगे, या ए डालता हूं, आयनन समावयवता। तो संकुल यौगिक जो हैं ये 5 प्रकार की संरचनात्मक समावयवता दर्शाते हैं, जिनमें पहली है आयनन समावयवता। सुनो और समझो। देखो, बेसंरचनात्मक समावयव ढंग से समझना। जैसे मैंने आपके सामने बनाया, मान लो एक तो ये बना दिया CrEn का होल ट्वाइस Cl2 और बाहर Br, और दूसरा ये बना दिया ठीक है। हाँ, ये दोनों पहले मुझे बताओ संरचनात्मक समावयव हैं या नहीं है? हैं। क्यों? दोनों का अणुसूत्र जो मैं लिखने वाला हूं वो एक समान है। दोनों में एक Cr है, 2 En है, 2 Cl है, एक Br है। तो दोनों का अणुसूत्र समान है और ये संरचना सूत्र है, और दोनों के संरचना सूत्र अलग अलग हैं। इसमें Br लिगेंड नहीं है, इसमें Br लिगेंड है। तो ये दोनों संरचनात्मक समावयव हैं। ठीक है। अच्छा, इनको अगर हम जल में डालते हैं, जैसे मैं इसको जल में डालता हूं, तो जल में डालने पर आपको पता ही है, ये दोनों दिख रहे हैं आपको संकुल यौगिक, इनको मैं जल में डाल रहा हूं। जल में डालने पर आयनिक बंध टूटेगा, आपको पता ही है, यहां पर आयनिक बंध है इनमें। ठीक है। वर्गाकार कोष्ठक वाला भाग बाहर वाले भाग के साथ आयनिक बंध बनाता है। ये धनायन है और ये ऋणायन है। आयनिक बंध टूट जाएगा, ये धनायन है और ये ऋणायन है, ये अलग अलग हो जाएंगे। अगर संकुल लवण को आप जल में डालते हो तो आपने शुरू में पढ़ा होगा, ये एक प्रकार का मतलब एक प्रकार का धनायन व एक प्रकार का ऋणायन बनाता है। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CrEn का होल ट्वाइस Cl2 प्लस और Br माइनस, ये धनायन और ऋणायन बनाएगा। आगे धनायन है, पीछे ऋणायन है। आयनिक बंध पानी में डालने पर टूट जाएगा। और इसको जल में डालेंगे तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा CrEn का होल ट्वाइस Cl Br प्लस और Cl माइनस।
जब आप इस संकुल लवण को जल में डालते हो तो ये धनायन और ऋणायन बनाता है, ये धनायन और ये ऋणायन बनाता है। तो प्राप्त धनायन और ऋणायन दोनों के सेम है या अलग अलग हैं? इस संकुल लवण और इस संकुल लवण से प्राप्त धनायन और ऋणायन दोनों के अलग अलग हैं। इसमें ऋणायन है Br माइनस, इसमें Cl माइनस है, धनायन भी डिफरेंट है। तो ये दोनों कहलाएंगे आयनन समावयव। तो बेसंरचनात्मक अपसमावयव, अब समझो, बेसंरचनात्मक समावयव, ये दोनों संरचनात्मक समावयव हैं। अभी समझाया था दोनों का अणुसूत्र समान है, दोनों के संरचना सूत्र अलग अलग हैं। तो बेसंरचनात्मक समावयव जो जल में अपघटित होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के आयनों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? आयनन समावयव कहलाते हैं। तो ये दोनों आयनन समावयव हैं। सीधी सी बात, नाम से लग रहा है आयनन समावयवता, मतलब जो आयन बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। तो बेसंरचनात्मक समावयव जो जल में अपघटित होकर भिन्न प्रकार के आयनों का निर्माण करते हैं, आयनन समावयव कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेसंरचनात्मक समावयव जो, समझने की कोशिश करना, पेपर में क्वेश्चन बना सकता है, दो आपके सामने ऐसे संरचनात्मक समावयव दे देगा और कहेगा कि बताइए ये कौन से समावयव हैं। ठीक है, तो बेसंरचनात्मक समावयव जो जल अपघटित होकर भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के आयन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? आयनन समावयव कहलाते हैं। आयनन समावयव कहलाते हैं तथा यह गुण आयनन समावयवता कहलाता है। आयनन समावयवता कहलाता है। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को मैं अलग तरह से लिखता हूं। ठीक है, एक संकुल यौगिक मैंने ये लिया फर्स्ट Cr En का होल ट्वाइस Cl2Br। एक संकुल यौगिक तो ये है और दूसरा ये है Cr En का होल ट्वाइस Cl Br और Cl। ठीक है, इनको जल में डालने पर, किस में डालने पर? जल में डाला। आप किस में डाला? जल में। ठीक है, जल में डालने पर आयनिक बंध टूटेगा यहाँ से और धनायन और ऋणायन बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे बना देते हैं। Cr En का होल ट्वाइस Cl2 प्लस और Br माइनस। इससे कौन से बनेंगे? Cr En का होल ट्वाइस Cl Br प्लस और Cl माइनस। तो दोनों जल में डालने पर भिन्न भिन्न प्रकार के धनायन और ऋणायन बना रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट व सेकंड, जब ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के धनायन और ऋणायन बना रहे हैं तो फर्स्ट व सेकंड कौन से समावयव हैं? आयनन समावयव हैं। क्लियर? आगे समझ में? तो एक तो ये पढ़ी हमने। अब दूसरी समावयवता और पढ़ते हैं, संग में लगे हाथ, बी। ठीक है, दूसरी समावयवता हम पढ़ेंगे हाइड्रेट समावयवता। ऐसे याद रखो, हाइड्रेट का मतलब जल है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आएगा। मैंने आपके सामने लिखा Cr H2O का होल 4 Cl2, ठीक है, Br, एक तो ये लिख दिया और दूसरा ये लिखा Cr
H2O का होल थ्राइस Cl2। ऐसा करो, एक तो ये दिया मैंने आपको, ठीक है, और दूसरा ये दे दिया CrH2O का होल 4 Cl Br डॉट H2O। अब देखो दोनों का अणुसूत्र तो समान है, दोनों में एक Cr है, H2O टोटल दोनों में 5 हैं, 5 H2O हैं, दोनों में एक Cl है और 2 Br हैं, एक Cl है 2 Br हैं, तो दोनों का अणुसूत्र समान है, ठीक है। परंतु इन दोनों में, ढंग से देख रहे हो आप, परंतु इन दोनों में समन्वय मंडल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या अलग अलग है। इस समन्वय मंडल समझ गए ना, उपसहसुन सत्ता, इसमें समन्वय मंडल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या कितनी है 5, और इसमें कितनी है 4। अच्छा, क्रिस्टलीकृत जल के अणुओं की संख्या, क्रिस्टलीकृत जल के अणु समझ गए जो लास्ट में लिखे होते हैं डॉट लग करके, इसमें तो कितनी है 1 और इसमें कितनी है 0। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा आपको, समन्वय मंडल में और क्रिस्टलीकृत जल के अणुओं की संख्या, समन्वय मंडल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या और क्रिस्टलीकृत जल के अणुओं की संख्या दोनों में अलग अलग है। तो ऐसे संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं हाइड्रेट समावयव, हैं वे संरचनात्मक समावयव जिनमें समन्वय मंडल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या व क्रिस्टलीकृत जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो। क्या कहलाते हैं, हाइड्रेट समावयव कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं वे संरचनात्मक समावयव जिनमें समन्वय मंडल में उपस्थित, या समन्वय मंडल कह लो एक ही बात है, जिनमें समन्वय मंडल में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या भिन्न अलग अलग है ना, तथा क्रिस्टलीकृत जल के अणुओं की संख्या, क्रिस्टलीकृत जल के अणुओं की संख्या समझोगे तो बहुत सरल चीजें ही है ना, और रटोगे तो बहुत कठिन चीजें है। क्रिस्टलीकृत जल के अणुओं की संख्या भिन्न हो, कोमा हाइड्रेट समावयव कहलाते हैं। तथा यह गुण हाइड्रेट समावयवता कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल वो दे देता हूं। फर्स्ट तो मैंने अभी लिखा, कौन सा लिखा था, CrH2O का होल 5 है ना, Cl बाहर Br2, और सेकंड मैंने ये लिखा CrH2O का होल 4 Cl Br बाहर एक Br डॉट H2। ठीक है, अब दोनों में आगे लिख सकते हो क्या, समन्वय मंडल में जल के अणु, इसमें कितने हैं 5 और इसमें कितने हैं 4। समन्वय मंडल में जल के अणु 5 और 4। अच्छा, बगल में लिख सकते हो क्रिस्टलीकृत जल के अणु, क्रिस्टलीकृत जल के अणु, इसमें कितने हैं
क्रिस्टलीकृत जल के अणु इसमें 0 और इसमें कितने हैं 1। तो दोनों में आप देख सकते हो समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या और क्रिस्टलीकृत जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न है। तो ये दोनों फर्स्ट व सेकंड कौन से समावयव हुए, हाइड्रेट समावयव हैं, हाइड्रेट समावयव हैं। समझने की कोशिश करो तो बड़ी इजी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ गया हो तो फटाफट वीडियो को पॉज करो, दोस्तों इसे नोट करो। कर लिया नोट। अब इसके आगे आज ही पढ़ोगे क्या? चलो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। अब इसको मैं आगे समझाऊंगा तो फिर और बड़ी वीडियो बन जाती है, फिर कई लड़के ऑब्जेक्शन करते हैं ना वीडियो को। आपकी आदत है, देखो दोस्तों क्या महसूस किया है हमने, वीडियो को पूरी देखा करो, ठीक है। और आप वीडियो को देखते हो, कम देखते हो या टुकड़ों में देखते हो, टुकड़ों में देखते हो तो उससे भी नुकसान है, पिछला भूल जाते हो। एक बार में कंप्लीट वीडियो देखा करो, नोट किया कर लेकर करा करो साथ के साथ, और कंप्लीट देखा करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट की आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब आपसे हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के दौरान मिलते हैं, सोमवार को मिलेंगे। अब हम आपसे पहले ही कह के जा रहा हूँ मैं, संडे को नहीं सोमवार को।